आज हम एक ऐसे कानून की कह सकते हैं कि चीर-फाड़ करने वाले हैं, जो भीड़ की शक्ल में होने वाली हिंसा मतलब मॉब लिंचिंग उससे जुड़ा है। हमारे पास इस नए कानून के कुछ मुख्य नियम हैं और हमारा मकसद वो एकदम साफ है, ये समझना कि आखिर ये कानून कागज पर क्या कहता है और असल में इसका मतलब क्या है। हाँ, बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हम सिर्फ नियमों को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे जो इरादा है, जो समाज पर असर पड़ेगा, उसको भी कुरे देंगे। हाँ, उसको भी कुरेदने की कोशिश करेंगे। ये कानून सिर्फ खुद सजाएं नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, कानून की नजर में मॉब लिंचिंग आखिर है क्या? कानून इसे बहुत साफ शब्दों में बांधता है। स्रोत कहता है, अगर 5 या उससे अधिक लोग मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो उसे मॉब लिंचिंग माना जाता है। यहाँ हर शब्द जरूरी है, लेकिन शुरुआत उस संख्या से होती है 5। हाँ, ये 5 का आंकड़ा, ये मुझे हमेशा से थोड़ा अजीब लगता है। मतलब अगर 4 लोग मिलकर किसी को मार डालें तो वो मॉब लिंचिंग नहीं है। नहीं। लेकिन जैसे ही 5वां आदमी आता है, अचानक अपराध की कैटेगरी बदल जाती है। ये क्या कोई जादुई नंबर है? जादुई तो नहीं, लेकिन कानूनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी लकीर है। और देखिए, ये नंबर हवा से नहीं आया है। अच्छा। भारतीय कानून में खासकर जैसे दंगा करना या गैर कानूनी तरीके से जमा होना, जिसे अनलॉफुल असेंबली कहते हैं, हाँ। उन जैसे अपराधों के लिए 5 लोगों की संख्या को एक मनोवैज्ञानिक और कानूनी सीमा माना गया है। एक मिनट, मतलब कानून ये मानता है कि 4 लोगों तक मामला व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन 5 होते ही वो एक भीड़ की मानसिकता बन जाती है, एक तरह का ग्रुप थिंक। बिल्कुल। कानून की नज़र में 5 लोग एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जो व्यक्तिगत सोच पर हावी हो सकती है। अच्छा। तब अपराध एक अकेले इंसान का नहीं, बल्कि एक समूह का बन जाता है। ये संख्या पुलिस और अदालत को एक साफ पैमाना देती है। तो इससे तय करना आसान हो जाता है कि कब ये खास कठोर कानून लगाना है और कब नहीं। एकदम। तो हाँ, आपके उदाहरण में जब तक 4 लोग थे, वो हत्या का एक गंभीर मामला होता। 5वें के जुड़ते ही वो कानूनी तौर पर मॉब लिंचिंग बन गया। ठीक है, संख्या की बात समझ में आई, लेकिन इसमें एक और शब्द है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, मिलकर। इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ वहां खड़े रहना भी मिलकर माना जाएगा? मान लीजिए उस भीड़ में 5वां आदमी सिर्फ मोबाइल से वीडियो बना रहा था, क्या वो भी शामिल माना जाएगा? ये बहुत ही अहम सवाल है, और ये हमें कानून के साझा इरादे यानी कॉमन इंटेंशन वाले सिद्धांत पर ले जाता है। राइट। मिलकर का मतलब सिर्फ एक ही जगह पर मौजूद होना नहीं है। इसका मतलब है कि वो सभी लोग उस समूह के हिस्से के तौर पर एक ही मकसद से काम कर रहे थे। और वो मकसद है हत्या करना। सही कहा। अब जो वीडियो बना रहा है, अगर वो सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा है तो शायद वो बच जाए, लेकिन अगर वो वीडियो बनाते हुए चिल्ला रहा है, मारो ऐसे, छोड़ना मत, तो वो उस साझा इरादे का हिस्सा बन गया। वो उस भीड़ की हिंसा को और हवा दे रहा है। अच्छा। तो उसका हाथ चले या ना चले, वो उस अपराध में शामिल माना जाएगा। मिलकर शब्द ये पक्का करता है कि कार्रवाई एक संगठित सोच का नतीजा थी, भले ही वो पल भर में बनी हो। तो 5 लोगों का ग्रुप बन गया, उनका इरादा भी एक है, लेकिन एक और बात है जो मुझे थोड़ी खटक रही है। क्या? स्रोत में साफ साफ हत्या शब्द का इस्तेमाल है। मान लीजिए वो लोग उस आदमी को पीट कर अधमरा छोड़ देते हैं, लेकिन वो बच जाता है, तो क्या ये कानून चुप हो जाएगा? ये बहुत बारीक और जरूरी बात है। और हाँ, इस खास प्रावधान के तहत अगर विक्टिम की जान बच जाती है तो ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन ये तो इस कानून के असर को बहुत सीमित कर देता है। मतलब भीड़ चाहे किसी के हाथ पैर तोड़ दे, उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दे, ये कानून कुछ नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि कानून कुछ नहीं करेगा। ऐसे मामलों के लिए आईपीसी में दूसरे कानून पहले से ही मौजूद हैं। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर? हाँ, हत्या की कोशिश, दंगा करना, गंभीर चोट पहुंचाना, वो कानून अपना काम करेंगे। लेकिन ये जो नया कानून है, इसका निशाना बहुत सटीक है। ये सीधे उस सबसे बुरे अंजाम पर वार करता है जब भीड़ खुद जज, जूरी और जल्लाद बनकर किसी की जान ले लेती है। अच्छा, तो ये कानून एक तरह से कह रहा है कि बाकी सब अपराध अपनी जगह हैं, लेकिन अगर भीड़ की हिम्मत किसी की जान लेने तक पहुंच गई तो उसे एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा गंभीर अपराध माना जाएगा। ठीक है, एकदम सही। जब भीड़ किसी को मार देती है तो वो सिर्फ एक इंसान की जान नहीं लेती, वो देश की पूरी न्याय व्यवस्था को चुनौती देती है। सही बात है। वो ऐलान करती है कि उसे पुलिस, अदालत और कानून पर भरोसा नहीं है। ये कानून उसी मानसिकता पर सीधा हमला है।
ये भीड़ द्वारा की गई हत्या को एक असाधारण गुनाह की श्रेणी में रखता है। क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज और राज्य के खिलाफ अपराध है। बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जो मेरे गले नहीं उतर रहा। कानून कहता है सभी आरोपी समान रूप से दोषी माने जाएंगे। हाँ। इसका मतलब क्या है? मतलब एक आदमी ने सिर्फ नारा लगाया, दूसरे ने एक पत्थर फेंका जो लगा भी नहीं, और तीसरे ने सिर पर वो चोट मारी जिससे जान गई। हाँ। क्या कानून सच में इन तीनों को एक ही तराजू में तौल रहा है? ये कैसे मुमकिन है? देखिए, पहली नजर में ये अन्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे का मकसद समझें तो ये इस कानून का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। कैसे? ये वो हिस्सा है जो भीड़ को उसकी सबसे बड़ी ताकत से महरूम कर देता है, गुमनामी से। गुमनामी से मतलब ये कि भीड़ में हर इंसान को लगता है इतने सारे लोगों में मुझे कौन पहचानेगा, या मैंने तो बस एक धक्का ही दिया था, असली चोट तो किसी और ने मारी। सही कहा। सब अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर डालकर बचना चाहते हैं। ये कानून उसी सोच के जड़ पर हमला करता है। तो कानून एक तरह से कह रहा है कि भीड़ कोई ढाल नहीं है जिसके पीछे आप छिप सकें। अगर आप उस जान लेने वाली भीड़ का हिस्सा हैं तो आप उसके हर काम के लिए सबसे आगे खड़े माने जाएंगे। वाह, आपने बिल्कुल सही समझा। कानून कह रहा है कि अगर ये साबित हो गया कि आप उस साझा इरादे वाली भीड़ का हिस्सा थे जिसने हत्या की, तो फिर ये मायने नहीं रखता कि आपका व्यक्तिगत योगदान कितना था। तो जिसने नारा लगाया, जिसने पत्थर फेंका और जिसने जान ली, कानून की नजर में तीनों बराबर के हत्यारे हैं। इसे संयुक्त दायित्व या जॉइंट लायबिलिटी का सिद्धांत कहते हैं। पर इससे तो ये डर भी है कि कोई ऐसा इंसान फंस जाए जो शायद सिर्फ तमाशा देख रहा हो या जिसे खींचकर भीड़ में शामिल कर लिया गया हो, है ना? ये एक जायज सवाल है और यहीं पर पुलिस और सरकारी वकील का काम बहुत अहम हो जाता है। अच्छा, उन्हें ये साबित करना ही पड़ेगा कि वो व्यक्ति सिर्फ वहां मौजूद नहीं था बल्कि उस भीड़ के साझा इरादे का सक्रिय हिस्सा था। उसकी किसी हरकत, किसी इशारे या किसी शब्द से ये जाहिर होना चाहिए कि वो भी उस हिंसा में शामिल था। लेकिन हाँ, संदेश बहुत साफ है कि अगर कहीं ऐसी हिंसक भीड़ जमा हो रही है तो वहां से दूर भागने में ही भलाई है। बिल्कुल, क्योंकि वहां आपकी मौजूदगी भी आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। और जब आप कहती हैं कि सब बराबर के दोषी हैं, तो मतलब सजा भी बराबर की होगी। हाँ। और सजा तो ऐसी है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्रोत में सिर्फ 2 विकल्प हैं, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। सिर्फ 2? यहाँ 10 साल 15 साल जैसी कोई बीच की सजा है ही नहीं। हाँ, और ये जानबूझकर किया गया है। ये इस अपराध के प्रति राज्य की 0 टॉलरेंस यानी शून्य सहिष्णुता की नीति को दिखाता है। अच्छा। जब कानून जज के हाथ में सिर्फ 2 ही विकल्प छोड़ता है और दोनों ही सबसे कठोर हों, तो वो ये संदेश दे रहा है कि ये अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है। मतलब जज के पास भी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो ये देखे कि किसका रोल कितना था और उस हिसाब से सजा कम ज्यादा कर दे। कोई गुंजाइश नहीं। अगर दोषी तो या तो पूरी जिंदगी जेल में या फिर फांसी। बिल्कुल। ये सजा का ढांचा ही अपने आप में एक बहुत बड़ा निवारक, मतलब डराने वाला हथियार है। ये किसी भी इंसान के मन में ऐसी भीड़ में शामिल होने से पहले एक डर पैदा करने के लिए बनाया गया है। उसे ये पता होगा कि अगर वो इस भीड़ का हिस्सा बना और किसी की जान चली गई तो उसकी अपनी जिंदगी भी खत्म हो सकती है, या तो जेल की दीवारों के पीछे या फांसी के फंदे पर। हाँ। तो अगर मैं अब तक की सारी बातों को जोड़कर देखूं, एक साफ परिभाषा यानी 5 लोग मिलकर हत्या करें, हाँ, फिर सबकी बराबर की जिम्मेदारी, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो। सही है। और आखिर में सबसे कठोर सजा जिसके बीच कोई रास्ता नहीं। ये सब मिलकर किस तरफ इशारा कर रहा है? इस कानून का असली मकसद क्या है? इसका असली मकसद सजा देना उतना नहीं है जितना कि ऐसा अपराध होने से रोकना है। रोकथाम। हाँ, ये पूरा कानूनी ढांचा रोकथाम यानी प्रिवेंशन के सिद्धांत पर बना है। हर नियम, हर प्रावधान का एक ही लक्ष्य है, समाज में कानून का ऐसा डर पैदा करना कि कोई भी इंसान किसी भीड़ का हिस्सा बनकर कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत न करे। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार भी है? आप ऐसा कह सकती हैं। ये कानून उस सामाजिक स्वीकृति को खत्म करने की कोशिश है जो कभी-कभी भीड़ की हिंसा को लोगों का गुस्सा कहकर मिल जाती है। सही बात है। ये साफ तौर पर कहता है कि ये गुस्सा नहीं, ये एक जघन्य अपराध है और इसके नतीजे भी उतने ही भयानक होंगे। ये राज्य का ऐलान है कि न्याय करने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून का है, किसी अनियंत्रित भीड़ का नहीं। बिल्कुल। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली बयान है। इसकी सफलता तो इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर कैसे लागू किया जाता है, लेकिन
लेकिन एक कानूनी इरादे के तौर पर ये बहुत मजबूत लगता है। हाँ, एक कानूनी ढांचे के तौर पर यह भीड़ की हिंसा की समस्या पर एक बहुत ही सीधा और कठोर प्रहार है। तो आज की इस बातचीत में हमने मॉब लिंचिंग पर बने कानून के 4 मजबूत खंभों को समझा। हाँ। पहला, इसकी साफ परिभाषा, 5 या ज्यादा लोगों द्वारा मिलकर की गई हत्या। बिल्कुल। दूसरा, जिम्मेदारी का सिद्धांत, जहां मैंने तो कुछ नहीं किया वाला बहाना नहीं चलेगा, सब बराबर के दोषी हैं। सही है। तीसरा, बिना किसी नरमी के कठोर सजा, उम्र कैद या मौत। और चौथा, इन सबका एक ही मकसद, अपराध होने से पहले ही उसे रोक देना। हाँ। और ये कानून हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, एक समूह का हिस्सा होने का क्या मतलब है, और उस समूह के कामों के लिए हमारी व्यक्तिगत जवाबदेही क्या है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर कानून ये कहता है कि हिंसक भीड़ में शामिल हर व्यक्ति परिणाम के लिए समान रूप से जिम्मेदार है, तो क्या ये सिद्धांत सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित रहना चाहिए? अच्छा सवाल है। या फिर एक समाज के तौर पर जब हम किसी समूह का हिस्सा होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो क्या हमें भी उस समूह के हर काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? इस पर सोचेगा जरूर।